एसए 300 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एसए 300 प्लानिंग का स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड में से एग्जाम में यदि हम देखें तो कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ। 3 क्वेश्चन ये इसके मैंने फ्रेम किए हुए हैं, बट कोई भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में आज से पहले कभी पूछा गया हो। नाउ एसए 300, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्कोप की। एसए 300 डील करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बट इन रिलेशन टू रेकरिंग ऑडिट। एसए 300 डील कर रहा है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज टू प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेकरिंग ऑडिट। इसका मतलब क्या इनिशियल ऑडिट के केस में प्लानिंग के लिए एसए 300 अप्लाई नहीं होगा? ऐसा नहीं है। एसए 300 ही इनिशियल ऑडिट को भी डील करेगा, बट इनिशियल ऑडिट के केस में प्लानिंग में कुछ एडिशनल कंसीडरेशंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है और उसके लिए एसए 300 ने स्पेसिफिक प्रोविजन अलग से दे रखे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि जब हम रेकरिंग ऑडिट के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस होता है पिछले सालों की ऑडिट का, बट यदि हम किसी क्लाइंट की ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इट इज अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस केस में हमें कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस हमें लेने पड़ते हैं। सो एडिशनल कंसिडरेशंस आर टू बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। जब हम इस स्टैंडर्ड के लास्ट में जाएंगे तो हमारे पास इनिशियल ऑडिट का एक टॉपिक आएगा, एडिशनल कंसीडरेशंस इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो ये लेटर ऑन लेंगे। स्कोप के अंदर जो बात हुई कि स्कोप एसए 300 प्राइमरी कंसीडरेशंस रेकरिंग ऑडिट के केस में प्लानिंग की बात करता है, बट इनिशियल ऑडिट के केस में भी एसए 300 अपने प्रोविजन देता है इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कंसीडरेशंस। एसए 300 की रिक्वायरमेंट्स क्या है? एसए 300 ने 3 मेन बातें बताई है। नंबर 1, इन्होंने कहा कि प्लानिंग के दौरान अपनी एंगेजमेंट टीम के मेंबर को इन्वॉल्व करके चलो, सो दैट आप उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर सके प्लानिंग एक्टिविटी में, आप उनके एक्सपर्टीज का बेनिफिट उठा सके और एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट को इंश्योर कर सकें। देयर आफ्टर एसए 300 ने कहा कि ऑडिटर आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करें और उसके अंदर एक एक्टिविटी 210 से रिलेटेड है और 2 एक्टिविटी 220 से रिलेटेड है। देयर आफ्टर फिर इसने प्लानिंग एक्टिविटीज की बात की। प्लानिंग एक्टिविटीज में सारी एक्टिविटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर 1, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड देयर आफ्टर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डेवलप एन ऑडिट प्लान। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। एंगेजमेंट टीम मेंबर्स शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग एक्टिविटीज। यदि हम प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर एंगेजमेंट टीम के मेंबर को इन्वॉल्व करके चलते हैं तो इसके क्या क्या हमें बेनिफिट होंगे? नंबर 1, इट एंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ टीम मेंबर्स इन प्लानिंग, वी गेट द बेनिफिट ऑफ देयर एक्सपर्टीज and it also increases the efficiency and the effectiveness of audit. Thereafter, एसए 300 ने कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात की, जिसमें ऑडिटर को कहा गया, ऑडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस। एज इट इज अ केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट, क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस वर्ड को यूज किया गया। एंड लेटर ऑन जब हम इनिशियल ऑडिट कंसीडरेशंस की बात करेंगे तो इनिशियल ऑडिट कंसीडरेशंस के अंदर वर्ड क्या यूज किया था हमने? दैट इज क्लाइंट एक्सेप्टेंस। ऐसे 220 आप पढ़ते हैं और उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस प्रोसीजर। क्लाइंट एक्सेप्टेंस इनिशियल ऑडिट के केस में यूज होता है एंड क्लाइंट कंटिन्यूएंस रेकरिंग ऑडिट के केस में यूज होता है। सो फर्स्ट वन, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट कंटिन्यूएंस रिलेशनशिप as required by SA 220. Number 2, auditor is required to establish an understanding of the terms of audit engagement with client
as required under SA 210. और तीसरा, auditor is required to evaluate the compliance of ethical requirements including independence as a part of again quality control procedures as prescribed under SA 220. So preliminary engagement activities के अंदर दो मेन पॉइंट्स, दो मेन स्टैंडर्ड्स की डिस्कशन है। SA 220 के दो पॉइंट है, एक कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट का और दूसरा परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस, और एक SA 210 की बात की गई है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स एग्रीइंग विद द क्लाइंट। देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है प्लानिंग एक्टिविटीज की। ऑल द प्लानिंग एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी के अंदर बात करते हैं हम टू एस्टैब्लिश द ऑडिट स्ट्रेटेजी। टू एस्टैब्लिश ऑडिट स्ट्रेटेजी, auditor is required to establish an audit strategy, and the objective of establishment of audit strategy is to determine the scope, timing and direction of audit। तीन वर्ड ध्यान रखने हैं आपको। ऑडिट स्ट्रेटजी के क्या फायदे हैं? इन डिटरमाइनिंग स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। और ऑडिट स्ट्रेटजी हेल्प करती है ऑडिटर को इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। While establishing the audit strategy, auditor is required to consider certain factors like characteristics of engagement, reporting objectives क्या हैं, preliminary engagement activities का result क्या आया है, क्या efforts मुझे put करने पड़ेंगे to direct the team members, मेरे audit procedures क्या मैं प्लान कर रहा हूं, उनके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या है, और इस ऑडिट वर्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे रिसोर्सेज की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगी। सो ऑडिट स्ट्रेटजी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ऑडिट स्ट्रेटजी के रिलेटेड फैक्टर्स को लर्न करना है। While establishing the audit strategy, auditor is required to consider the following factors। क्या क्या है ये फैक्टर? नंबर 1, characteristics of the engagement, number 2, reporting objective, number 3, result of the preliminary engagement activities, number 4, nature, timing and extent of audit procedures which are planned to be performed, number 5, efforts required to direct the work of engagement team members, number 6, nature, timing and extent of resources required। These are the 6 factors। first one, एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का रिजल्ट, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैन पावर, उनकी कितनी मुझे आवश्यकता है। एंड बेस्ड अपॉन द ऑडिट स्ट्रेटेजी जो हमने एस्टैब्लिश की, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। और ऑडिट प्लान के अंदर ऑडिटर 3 तरह के प्रोसीजर्स को मेनली कवर करता है। नंबर 1, जो ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 315, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। नंबर 2, बेस्ड अपॉन द आइडेंटिफाइड रिस्क, जो ऑडिटर के आगे के रिस्पॉन्सेस होते हैं एज टू बी परफॉर्म्ड by the requirement of SA 330, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। एंड इन एडिशन टू दैट, यदि किसी और स्टैंडर्ड्स में या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टेन अदर प्रोसीजर्स, देन उनकी भी आपको डिटेल अपने ओवरऑल प्लान में कवर अप करनी होती है। तो ऑडिटर के जो प्लानिंग एक्टिविटीज है उसमें ऑडिट स्ट्रेटजी के साथ साथ दूसरा जो वर्ड आ जाता है वो ऑडिट प्लानिंग का आता है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डेवलप एन ओवरऑल ऑडिट प्लान एंड दैट ओवरऑल ऑडिट प्लान विल कवर 3 पॉइंट। नंबर 1, RAP का NTE, नंबर 2, रिस्पॉन्सेज का NTE एंड नंबर 3, अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान्स आर बेस्ड ऑन ऑडिट स्ट्रेटजी and shall include detailed description of NTE, nature, timing, extent of RAP, risk assessment procedures. Number 2, NTE of planned responses to assessed risk as required by SA 330. And number 3, other planned audit procedures which are to be performed to ensure compliance with the standards and the legal requirements.
जो भी हमने ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश की या हमने अपना ऑडिट प्लान डेवलप किया, इस ऑडिट स्ट्रेटजी को एंड इस ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज जिसके बारे में आपको आइडिया भी होगा, क्या ये ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान एक आइसोलेटेड एक्टिविटी है या ये ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम ऑडिट में आगे बढ़ते हैं, क्या इनके अंदर हमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट आएगी? यस, प्लानिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटजी दे आर द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और यदि सर्कमस्टांसिस में कोई चेंज आ जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे सामने आ जाए या फिर कोई हम नए एडिशनल ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं जिससे हमें ये लगता है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है या हमें प्लान्स को चेंज करने की जरूरत है, तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस इन द ऑडिट स्ट्रेटजी एज वेल एज इन द ऑडिट प्लान। और जो ये चेंज उसने किया है, इस चेंज को भी उसे डॉक्यूमेंट करना है। इस चेंज का कारण क्या था, रीजन क्या था, उस रीजन को भी ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो एज फार एज डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न, जो ऑडिटर ने ओरिजिनल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो ऑडिटर ने ओरिजिनल प्लान बनाए उनको डॉक्यूमेंट करना है, यदि उसने ऑडिट स्ट्रेटजी में या ऑडिट प्लान में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई चेंजेस किए, उन चेंजेस को डॉक्यूमेंट करना है, और उन चेंजेस को क्यों किया गया, व्हाट आर द रीजंस फॉर मेकिंग चेंजेस इन ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, उन चेंजेस को भी डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट क्या क्या? नंबर 1 ऑडिट स्ट्रेटजी, नंबर 2 ऑडिट प्लान, नंबर 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस इन स्ट्रेटजी एज वेल एज प्लान, एंड नंबर 4 रीजंस फॉर द चेंजेस। एंड जो डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर्स, एंगेजमेंट टीम मेंबर, स्ट्रेटजी, प्लान्स, इस डॉक्यूमेंट को हम क्या नाम देते हैं? इस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है ऑडिट प्रोग्राम का। सो दिस इज अबाउट द वेरियस प्लानिंग एक्टिविटीज, जिसमें ऑडिटर ने सबसे पहले क्या किया, उसने एक ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश किया, देयर आफ्टर उसने ओवरऑल ऑडिट प्लान को डेवलप किया और फिर उस स्ट्रेटजी को और प्लान को उसने डॉक्यूमेंट किया। नाउ अब बात आ जाती है कि क्या प्लानिंग एक आइसोलेटेड प्रोसेस है, डिस्क्रीट फेज है, या ये एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है? प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी मानी जाती है और ये स्टार्ट होती है जैसे ही आपका प्रायर पीरियड की ऑडिट कंप्लीट हुई, तभी से करंट पीरियड की प्लानिंग शुरू हो गई, और ये कब तक चलेगी? टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट पीरियड ऑडिट एंगेजमेंट। और जो भी रीजन है जिसके कारण आपने प्लानिंग में कोई चेंज किया है, उन रीजंस को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, और जो प्लानिंग चेंज हुई उसको भी डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। प्लानिंग के चेंज 3 मेन कारणों से हो सकते हैं। नंबर 1 सर्कमस्टांस में चेंज आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, या आपने कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जिसके कारण आपको ये लगा कि आपको ऑडिट प्लान्स को, ऑडिट स्ट्रेटजी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। सो प्लानिंग, it is not a discrete phase of audit, rather it is a continuous process, and it starts from end of the previous audit and continue till completion of current period engagement. Auditor shall update and change the overall audit strategy and audit plan when considered necessary during the course of audit. Changes made in strategy and plans should be documented along with the reasons for the changes. Changes may be required due to 3 main points. Number 1 unexpected event, number 2 change in circumstances, and number 3 the number 3 is the audit evidences obtained during the course of audit. Now the next and the last point of essay 300, that is in relation to additional consideration in case of initial audit engagement. In case of initial audit engagement, बिकॉज ऑडिटर का कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था इस क्लाइंट के साथ प्रीवियस ईयर्स में, सो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डू सम एडिशनल कंसिडरेशंस, एंड दीज एडिशनल कंसिडरेशंस विल कवर number 1, he is required to perform the procedures with respect to client acceptance, not continuance, client acceptance as required by SA 220. Simultaneously, because it is a case of initial audit engagement, auditor is required to examine the opening balances as required by SA 510, perform the procedures with respect to SA 510
perform the procedure with respect to opening balances as required by SA 510. In addition to these 2 points, auditor is required to make arrangement with the predecessor auditor for the review of their working paper if no restriction or prohibition is imposed by any law or regulation. Unless prohibited by law or regulation, arrangements to be made with the predecessor auditor to review his working paper. And the 4th point is other significant issues to be discussed with the management. So as far as SA 300 is concerned, SA 300 initially recurring audit के केस में audit planning activities की बात करता है. However, in case of initial audit engagement, कुछ additional considerations हैं जो auditor को exercise करनी चाहिए और उन additional consideration में 4 main बातें हैं. Number 1, auditor को procedures perform करना है with respect to the client acceptance as required by SA 220. Number 2, auditor को procedures perform करने हैं as to examination of opening balances as required by SA 510. Number 3, auditor is required to make arrangement with the predecessor auditor for review of their working paper if not prohibited by law or regulations. And number 4, and the last point, other significant matter or issues that are to be discussed with the management. So this is all about SA 300.